गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। दोस्तों आज की वीडियो हम लेकर आए हैं यूपीएससी स्टेट पीएससी में जो मेंस का ऑप्शनल पेपर होता है आपका पॉलिटिकल साइंस, उसी के रिगार्डिंग पूरी का पूरी एक कंटेंट की हम सीरीज़ लेकर शुरू कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से देते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी, जिसमें वो जीआरएफ और नेट ईजिली क्वालिफाई कर पाएंगे, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ जो आप लोग ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस, तो उसके लिए बहुत आपको सोचना पड़ता है कि किस तरीके से हम आंसर राइटिंग करें, इंट्रोडक्शन क्या रखें, कंक्लूजन क्या रखें। इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर हम इस वीडियो में प्रस्तुत हुए हैं। और इसी के साथ ये पूरी एक सीरीज चल रही है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे अपने ऑप्शनल पेपर की तैयारी प्रॉपर तरीके से आप कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं हम। जैसे पहला प्लेटो में अगर हम देखें कि यूपीएससी ने लगातार पेपर जो पूछे हैं, क्वेश्चन पूछे हैं, वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, उसका ट्रेंड क्या है, एनालिसिस करते हैं तो देखेंगे लगभग 11 प्रश्न इसने पूछे हैं यूपीएससी ने अभी तक। और मुख्य रूप से इसमें दार्शनिक नरेश पर फोकस किया, यानी कि दार्शनिक राजा होना चाहिए। वहीं साम्यवाद प्रश्न संख्या 4 में इसने साम्यवाद पर फोकस किया यूपीएससी ने, और आधुनिक साम्यवाद से इसकी तुलना पूछी। क्वेश्चन नंबर 5 में शिक्षा सिद्धांत को पूछा गया है। उसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है राज्य वृहद स्वरूप होता है व्यक्ति का ही। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 पश्चिमी विचारधारा प्लेटोनिक थी या अप्लेटोनिक थी। इस तरीके से देखेंगे आप टोटल की लगभग 11 प्रश्न पूछे और आगे भी आने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, इनमें तो प्लेटो के क्वेश्चनों की बहुत सारी सीरीज हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, जिससे आप अपने ऑप्शनल पेपर की तैयारी बहुत ही ईजी और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर सकेंगे। और हेल्पफुल रहेगी उन बच्चों के लिए, यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि मुझे पता है, खुद मेरा जेआरएफ और नेट 2 बार 3 बार हो चुका है, जिससे मुझे पता है कि यूजीसी नेट में किस तरीके के कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए आपको यहाँ हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे अपने प्लेटो की शिक्षा प्रणाली। अब मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाए यूपीएससी के मेंस में या पीसीएस के मेंस में कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, या उसकी समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इस तरीके के प्रश्नों को समझने के लिए कि इसमें क्या इंट्रो हो सकता है, क्या इसकी मेन बॉडी होगी, कंक्लूजन हम कैसा लिखेंगे, इन सभी चीज़ों को आप हमारे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेटो डायलॉग फॉर्म का यूज करता है, डायलॉग पद्धति, और साथ ही साथ निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करके वो कहीं ना कहीं सामान्य से विशेष की ओर जाता है। अर्थात निगमनात्मक पद्धति में उसने पहले एक सामान्य धारणा बनाई कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए, आदर्श समाज होना चाहिए, आदर्श राजा होना चाहिए, जिस तरीके से आदर्श व्यक्ति भी होना चाहिए। और उसका इम्प्लीमेंट देखने के लिए वो यूनान के, एथेंस के, इन राज्यों को देखता है, यानी सामान्य से विशेष की ओर जाता है, और फिर बताता है कि यहाँ पर राज्य गलत हैं, इनको आदर्श राज्य बनना चाहिए, आदर्श राजा होना चाहिए। इस तरीके के सारे विचारों को लेकर वो आता है। तो हम शुरू करते हैं। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली से संबंधित जब भी कोई प्रश्न पूछे तो आपको इंट्रो कैसे लिखना है, स्पेशली जो आप प्लेटो से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं उनको सेंटेंस में पिरोना है बस। जैसे यहाँ देखेंगे कि हमने लिखा है द रिपब्लिका में शिक्षा का वृहद महत्व किया गया है, यानी द रिपब्लिका में आप देखेंगे कौन सी पुस्तक है इसकी, द रिपब्लिका, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक मानी जाती है। इसमें शिक्षा का एक वृहद वर्णन किया गया है। और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, आदर्श राज्य ही इसका मुख्य उद्देश्य था, तो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए इससे शिक्षा को सकारात्मक साधन के रूप में प्रयोग किया है। यानी तो आपका प्रश्न होना चाहिए कि फिर यहाँ पे कोई ना कोई एक नकारात्मक साधन भी होगा। तो जी हाँ, साम्यवाद को जब आप देखेंगे आदर्श राज्य की स्थापना के लिए या उसमें शांति बनाए रखने के लिए, ये साम्यवाद अर्थात पत्नियों का निषेध, संपत्ति का भी निषेध करता है, यानी ये नकारात्मक साधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो हम देखते हैं शिक्षा को सकारात्मक साधन के रूप में प्रयोग किया। यह व्यक्ति के आंतरिक गुणों को विकसित करने का एक साधन है, यानी व्यक्ति में जो 3 गुण इसने बताए थे, जो वासना प्रधान होगा, जो एक तरीके से दार्शनिक होगा, एक साहसी प्रधान होगा, तो इन तीनों गुणों का विकास शिक्षा के माध्यम से करने का प्रयास करता है। और रूसो ने भी, साथ ही साथ रूसो ने भी इस पुस्तक को शिक्षा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कहा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जब आप आंसर राइटिंग अपनी करें तो इंट्रो में कम से कम 3 से 4 फैक्ट को डालें, जो एक सेंटेंस के रूप में। यहाँ मैंने शिक्षा को सकारात्मक साधन बताया, रिपब्लिक पुस्तक का यूज किया, रूसो का एक कोटेशन भी डाला। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंट्रो बहुत ही अच्छा बना है, जो एग्जामिनर को पसंद जरूर आएगा। आगे हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था, यानी कि प्लेटो अपनी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से क्या चीज़ स्थापित करना चाह रहा था, तो हम देख लेते हैं शिक्षा के उद्देश्य। देखिए, लिखने का क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं कि
किसी भी चीज़ को अगर क्वेरी लेके हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर प्लेटो की पद्धति से या कुछ भी, तो हम उसका ज़रूर समाधान करेंगे। अब बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम पॉइंट वाइज लिखें, कुछ कहते हैं कि हम पैराग्राफ वाइज लिखें, या कुछ कहते हैं कि हम एक पूरा लेंथी पैराग्राफ बनाएं। मेरा अपना पर्सनली व्यू ये है कि अगर आप पॉइंट वाइज और पैराग्राफ में भी लिखते हैं तो छोटे छोटे 2-2 3-3 लाइन के अगर आप पैराग्राफ बनाते हैं, जिससे एग्जामिनर बोरियत ना फील करे और आपके आंसर में कंसिस्टेंसी बनी रहे, ताकि वो समझ सके। इसीलिए मैंने क्या किया है, पर्सनली शिक्षा के उद्देश्य या किसी भी टॉपिक को कोशिश ज़्यादातर क्या किया है कि पॉइंट वाइज रखा गया है, ताकि आपको ईजिली याद हो जाए, रिकॉल हो जाए, यूजीसी नेट वाले बच्चों को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ईजिली आप आंसर राइटिंग वहाँ पर अपनी कर सकेंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या कह रहा है। तो प्लेटो जब शिक्षा लेके आया तो उसने कहा कि पहले तो मैं एक अच्छे नागरिक और सद्गुणी व्यक्ति का निर्माण करूंगा। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? सद्गुणी, यानी कि नैतिक व्यक्ति होना चाहिए, जो आदर्श समाज और आदर्श राज्य की सहायता करेगा, यानी उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं उसने कहा कि दार्शनिक राजाओं का निर्माण करेंगे और सर्वोत्तम राज्य का सृजन। अब दार्शनिक राजा क्यों? क्योंकि अभी हम जब शिक्षा के चरण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे हम उत्पादक वर्ग का जन्म करते हैं, साहसी यानी कि सैनिक वर्ग का जन्म करेंगे, फिर दार्शनिक राजाओं का जन्म होगा। तो इनके लिए साधन के रूप में शिक्षा का ही प्रयोग किया जा रहा है। और प्लेटो ने यह भी कहा, क्योंकि वो एथेंस और यूनान की जो शिक्षा देख रहा होता है वहाँ पे, स्पार्टा और एथेंस की, तो उसमें वो देखता है कि शिक्षा राज्य के द्वारा न देकर व्यक्ति का खुद का दायित्व होता है कि वो शिक्षा ग्रहण करे। अब जो व्यक्ति अमीर है, पैसे वाला है, वो तो शिक्षा प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो व्यक्ति अमीर नहीं है, पैसे नहीं है, वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा। जबकि शिक्षा आज भी जो है कि मानवाधिकार के तहत या फंडामेंटल राइट के तहत मौलिक अधिकार है सभी लोगों का, और लगभग ये हर देश में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो शायद प्लेटो ने इस आधार को पहले ही विकसित किया हमारे सामने कि शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्तर पे। उसके बाद अगर हम और देखते हैं आगे कि और उसका क्या उद्देश्य था इस शिक्षा को लेकर, तो हम देखते हैं शिक्षा को लेकर कि वो चाहता है कि शारीरिक और मानसिक विकास पर भी बल देना चाहता है। आप देखेंगे पहले और दूसरे चरण में वो व्यायाम पर फोकस करता है, गणितीय ज्ञान, ज्योतिषी ज्ञान, यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो है कि वो मनुष्यों को क्या करता है, उनके व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है। साथ ही साथ वह यह भी कहता है कि शिक्षा के माध्यम से विचार या शुभ का ज्ञान अर्थात सत्य का ज्ञान व्यक्तियों को होना चाहिए, ताकि नैतिकता का वो परिचय दे। और साथ ही साथ एक अंतिम उद्देश्य उसका कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना भी करना चाहता था। कैसे समाज की? क्योंकि उसने कहा कि अगर व्यक्ति नैतिक होगा तो कहीं ना कहीं उसका समाज नैतिक होगा, और जब समाज नैतिक होगा तो राज्य भी नैतिकता से परिपूर्ण होगा, जहाँ पे किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा। और जब संघर्ष नहीं होगा तो वहाँ किसी विधि या कानून या दंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो आगे चल के प्लेटो अपने व्यवहारिक जीवन में जब पुस्तकें लिखता है द लॉज और स्टेट्समैन, वहाँ पे विधि और दंड को स्वीकार करता है। लेकिन जो रिपब्लिक में जो उसने इनिशियल लेवल पर अपने विचार दिए तो उसमें बहुत ही रोमांटिक था, एक तरीके से बहुत आइडियलिस्ट था कि नहीं, किसी प्रकार की समाज में समस्या नहीं होगी, जब हम व्यक्ति को न्यायपूर्ण बना देंगे, समाज न्यायपूर्ण होगा, राज्य न्यायपूर्ण होगा। तो ये सारी चीज़ें उसकी थी। आगे हमारा एक प्रश्न उठता है कि हम देखते हैं कि शिक्षा के चरण की अगर हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से इसने शिक्षा के 3 चरण बताए हैं, जो शुरुआत होती है 10 से 20 वर्ष की पहले चरण की। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या प्लेटो ये मानता था कि बच्चे केवल 10 वर्ष से ही पढ़ना शुरू करेंगे? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लेटो का ये मानना था कि प्लेटो यह कहता था कि भाई 10 वर्ष से पहले के बच्चों को भी तो शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उसने कहा कि शिक्षा के लिए सबसे पहला जो गुरुकुल है वो उसका परिवार है, और सबसे पहला जो शिक्षक होगा वो उसकी माँ होगी, जो बच्चों को, आजकल हम देखते हैं कि क्या होता है, हमारे घर में माँ या बेटियां या जो बहुएं हैं वो बच्चों को जब सुनाती हैं तो क्या करती हैं, उनको डरावनी कहानी सुनाती हैं, लोरी सुनाती हैं, राजा महाराजा की कहानियाँ सुनाती हैं, जिसमें युद्ध की बात होती है या कहीं भूत की बात होती है, पुलिस की बात होती है। यानी बच्चे के जो मानसिक स्तर पे शुरू से ही वो एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हुए चलते हैं, और बच्चा उसी डर की वजह से, सहम की वजह से कि रात में बिल्ली आ जाएगी, इस तरीके से वो सो जाता है। लेकिन प्लेटो कहता है कि एक माँ को, एक परिवार को 7 वर्ष तक जो है कि अपने बच्चे को सकारात्मक शिक्षा देनी चाहिए, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। यानी उसको कोई भी ऐसी नकारात्मक बात नहीं बतानी चाहिए कि भूत प्रेत या बिल्ली चमगादड़ या पुलिस, ऐसी बातों से उसे दूर रखना चाहिए, ताकि व्यक्ति में नैतिक विकास हो, सकारात्मक। अब आप सोच सकते हैं कि आज की समाज की जो सोच है उससे कितना आगे सोचता था प्लेटो, और बच्चों में एक नैतिक विकास के लिए वो कितना अवेयर था। तो हम देखते हैं पहला चरण, जब परिवार से शिक्षा लेकर बच्चा आता है गुरुकुल में शिक्षा लेने, यानी इसने जो एक संस्था चलाई थी, स्कूल जो एकेडमी के नाम से, तो ये कहता है कि पहले चरण की अगर हम शिक्षा देंगे तो 10 से 20 वर्ष तक के बच्चों को होनी चाहिए। कहाँ से? 10 से 20 वर्ष की आयु में। और इसमें इसने मुख्य रूप से शारीरिक और मानसिक शिक्षा पर फोकस किया, अर्थात कि व्यायाम कराएंगे और संगीत की शिक्षा देंगे। फिर इसने यह भी कहा कि
इसके माध्यम से व्यक्ति में एक तो सहिष्णुता, यानी कि अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, संगीत कर रहे हैं, तो सहिष्णुता, साहस, उत्साह और वीरता का मानसिक गुण उत्पन्न होगा यहाँ पे। लेकिन फिर भी इसने कहा कि जो व्यक्ति पहले चरण में अगर असफल हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो उत्पादक वर्ग का निर्माण होगा। अर्थात जब व्यक्ति पहले चरण में ही असफल हो गया तो अगले चरण में, दूसरे और तीसरे चरण में सैनिक या राजा बनने की कैटेगरी से वो बाहर हो गया रेस से, तो उसको उत्पादक वर्ग बना दिया गया, जो समाज के लिए, उस राज्य के लिए उत्पादन का कार्य करेगा और अन्य जनता के भरण पोषण के लिए उत्पादन का कार्य करेगा। फिर दूसरा चरण आता है, उसमें इसने कहा कि दूसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे चरण के लिए भी एक उम्र निर्धारित की जो 20 से 30 वर्ष की है। कितनी है? 20 से 30 वर्ष की। और 20 से 30 वर्ष की अवस्था में ये मानता है कि बच्चा किशोरावस्था में आ चुका है, यानी गणितीय ज्ञान, ज्यामिति ज्ञान, ज्योतिष की शिक्षा होनी चाहिए। उसमें उसमें भी प्लेटो ने सबसे अधिक जो है गणित के ज्ञान पर ज़्यादा फोकस किया है, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आनी चाहिए, जिससे वो देख रहा था कि जो एथेंस में जो युद्ध हो रहे थे स्पार्टा और एथेंस के बीच में, ताकि सैनिकों को जो है कि अपनी सैनिक टुकड़ी को संयोजित करने के लिए गणितीय ज्ञान होना, ज्यामितीय ज्ञान होना जरूरी है। आप बाहुबली मूवी में देखेंगे कि कटप्पा ने किस तरीके से अपनी सेना को इस तरीके से लगाया कि एक क्या कहेंगे, एक बैरियर के रूप में काम कर रही थी। या अगर हम बाबर की पद्धति को देखते हैं, तुलगमा युद्ध पद्धति, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे सेट करते हैं कि जब व्यक्ति को गणितीय या ज्यामिति का ज्ञान होना चाहिए तो सेनापति को कम से कम इतना ज्ञान तो होना चाहिए। तो वही वो कहता है कि जो व्यक्ति इस चरण में फेल हो जाता है तो असफल होकर राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ उसको हम सैनिक वर्ग बनाएंगे जो समाज और राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। अगला और अंतिम चरण लेकर आता है प्लेटो, तीसरा चरण, जिस चरण में वो कहता है कि 30 से 35 वर्ष की आयु में यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी और जो व्यक्ति इस चरण में सफल हो जाएगा उसको हम दार्शनिक राजा बनाएंगे। लेकिन दार्शनिक राजा केवल यहीं पर नहीं खत्म हो जाती उसकी परीक्षा, उस 35 वर्ष के पश्चात 15 वर्ष का एक उसे प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वो ट्रेनिंग हो। जैसे आज आप लोग जो है कि स्टेट पीसीएस या आईएएस की एग्ज़ाम जब क्वालिफाई करते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और आपको डीएम बना दिया गया, एसडीएम बना दिया गया। उससे पहले आपको लवासना भेज के या जो भी आपके स्टेट पीसीएस के जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ भेज के आपको ट्रेनिंग दी जाती 2 से 3 साल की। फिर एक बड़े अधिकारी के अंडर में आपको काम कराया जाता है, सिखाया जाता है कि आप कैसे अपने प्रशासन को चलाएंगे। तो सेम उसी तरीके से प्लेटो ने भी क्या किया कि 35 वर्ष के बाद 15 वर्ष का एक ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया कि आप राज्य को संभालने योग्य होंगे, लेकिन व्यवहारिक समस्याओं से आप कैसे रूबरू होंगे। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र का अध्ययन कराया और वास्तविक सत्य, जो नैतिक सत्य है, उसका ज्ञान भी इस चरण में राजा को कराया गया। तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें। तो अब हम यहाँ पे ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा के माध्यम से उसने 3 चरणों के माध्यम से बताया कि कब हम उत्पादक वर्ग का जन्म देख रहे हैं, कब हम सैनिक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं और कब हम दार्शनिक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। और शायद शिक्षा का एक यही माध्यम था, यानी शिक्षा के माध्यम से ही वो समाज के 3 वर्गों का निर्माण करता है, या दूसरी भाषा में कहें कि आत्मा के 3 गुणों का पहचान की उसने, कि जिस व्यक्ति में जो गुण ज़्यादा होगा उसी गुण से संबंधित वो उसको कार्य मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं। अब आपके आंसर राइटिंग में और भी चीज़ें आनी चाहिए कि भाई अगर आपने देखा कि शिक्षा सिद्धांत के बारे में बताया तो उसकी विशेषता बताओ कि प्लेटो ने क्या क्या मुख्य रूप से विशेषता देखी हैं शिक्षा सिद्धांत में। तो ये भी आप अगर लिखते हैं शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं तो आपका आंसर राइटिंग बहुत ही बढ़िया होगा, ताकि एग्जामिनर को ये लगेगा कि भाई बच्चे को प्लेटो से संबंधित शिक्षा सिद्धांत से संबंधित पूरी प्रक्रिया पता, पूरी जानकारी और बहुत ही स्पष्ट और बहुत लेमैन लैंग्वेज में, आसान भाषा में उसने एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि बहुत जटिल बनाने से भी क्या होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम देखते हैं, अगला देखते हैं कि शिक्षा सिद्धांत की विशेषता। प्लेटो ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि केवल पुरुष ही राजा बनेंगे या सैनिक वर्ग में आएंगे, इसलिए उसने सभी के लिए शिक्षा की बात की और राज्य के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य, यानी पुरुष और स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। ये उस समय की बात बता रहा है बीसी में, यानी कि जब आप लोग सोचेंगे कि बहुत सारे समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, शिक्षा से जो है कि उन्हें वंचित रखा गया था। खुद भारतीय इतिहास आप पढ़ते होंगे प्राचीन भारत में, तो बहुत सारी महिलाओं को जो है कि शिक्षा से वंचित रखा गया था। और ऐसे समय में प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए राजा बनने तक के लिए जो है कि खुला मंच देता है कि आप अगर सारे चरण पार करते हैं तो आप राजा भी बन सकते हैं। राज्य द्वारा निःशुल्क और पूर्णतः नियंत्रित शिक्षा दी जाएगी, जिसकी आज बात हम आर्टिकल 21A के तहत करते हैं अपने संविधान में। व्यक्ति में अंतर्निहित शक्ति और उसके गुणों का विकास करना, समाज सेवा और सत्य की खोज का एक साधन बनाना, कि भाई सत्य की खोज करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। वहीं व्यक्ति को समाज में उसका उचित स्थान प्रदान करके, अब उचित स्थान प्रदान करके कर्तव्य परायण बनाना,
यानी शिक्षा के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि जो पहले चरण में फेल हो रहा है वो उत्पादक वर्ग में शामिल होगा, जो दूसरे चरण में फेल हो रहा है वो सैनिक वर्ग में शामिल होगा, और जो तीसरे चरण में फेल हो रहा है वो दार्शनिक वर्ग में शामिल हो रहा है। यानी व्यक्ति को उनके गुणों के आधार पर उनको उचित स्थान प्रदान करना, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग, और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों के प्रति क्या करना, एक तरीके से अनुशासन युक्त बनाना कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। वहीं साथ ही साथ वो सद्गुणी मानव का विकास भी कर रहा है। और एक आखिरी विशेषता अगर हम देखते हैं कि हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि वर्तमान सामाजिक समस्याओं का समाधान भी दे रहा है प्लेटो। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारे अफ्रीकी देशों में देखेंगे, एशियाई देशों में आप देखेंगे कि आज भी महिलाओं को उतनी आज़ादी या उतनी अधिकार या शिक्षा के अधिकार तक नहीं दिए गए हैं। आप बहुत जीता जागता एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं मलाला यूसुफजई, जिसको गोली तक मारी गई थी शिक्षा न प्राप्त कर सके। तो स्त्री की शिक्षा के लिए जो आज हम संघर्ष कर रहे हैं कि नारी शिक्षा होनी चाहिए, नारी सशक्तिकरण होनी चाहिए, उन समस्याओं का समाधान भी प्लेटो ने उसी समय दिया। सद्गुणी मानव होना चाहिए, जो आज हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स को लेके हो, या आतंकवाद जैसी समस्याएं, इन सभी समस्याओं का समाधान नैतिक मानव, नैतिक समाज, सद्गुणी मानव के माध्यम से प्लेटो देता है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो आपने समझ ली, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि प्लेटो का विचार कहीं कहीं बहुत ही आदर्शवादी या बहुत रोमांटिक प्रतीत होता है? क्या उसके विचारों में कोई आलोचना नहीं है? तो हम देखते हैं कि उसके विचारों में कुछ आलोचना या कमियां भी पाई जाती हैं, क्योंकि किसी भी विचारक के विचार पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम में मान लीजिए प्रश्न पूछता है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो आपको 3 से 4 पॉइंट पता तो होने चाहिए आलोचना के, कि आप आलोचना भी लिख सकें। तो शुरू करते हैं, आलोचना को हम देखते हैं। पहली आलोचना है कि संकुचित क्षेत्र है, क्योंकि इसने मुख्य बल केवल संरक्षकों और शासकों पर दिया, अन्य वर्गों की अपेक्षा कर दी उपेक्षा। क्या हमारे समाज में केवल 3 ही वर्ग होते हैं, संरक्षक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग? क्या अन्य महिला वर्ग नहीं होता है, या अल्पसंख्यक वर्ग नहीं होता है? कुछ ऐसे मोची और नाई वर्ग नहीं होते हैं जो अपने छोटे छोटे कार्य करते हैं? क्या उनके कार्यों की अवहेलना की जाएगी? तो पहली आलोचना तो यह है कि इन्होंने संकुचित क्षेत्र के केवल 3 वर्गों का ही निर्माण किया, जबकि आज हमारे समाज में कई वर्ग हैं जिनको हम निर्धारित भी नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़, गणित को अत्यधिक बल दिया। अब जिस बच्चे को अगर गणित नहीं आ रही है तो क्या वो और किसी क्षमता से युक्त नहीं होगा? ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको गणित नहीं आ रही है तो आप कला में युक्त होते हैं, आप नृत्य संगीत में बहुत अच्छे होते हैं, आप म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, आप ज्योतिष शास्त्र में भी अच्छे हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया, जो शायद नहीं होना चाहिए था। 35 वर्ष तक की लंबी शिक्षा पद्धति उबाऊ सिद्ध हो सकती है। आज के युग में अगर हम देखें, रोजगार की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में या भौतिकवाद की दुनिया में, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ये चाहेगा कि 35 वर्ष तक, जो बच्चा पीएचडी भी कर रहा है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करके पीएचडी भी करना चाहता है, वो भी सोचता है कि कम से कम 27-28 साल तक कंप्लीट हो जाए और 29-30 तक एक जॉब लग जाए। आगे बहुत सारी चीज़ें उसको सोचनी होती हैं। और ऐसे में प्लेटो दार्शनिक राजा को 35 वर्ष तक शिक्षा दे रहा है, प्लस 15 वर्ष का फिर प्रशिक्षण भी। अगर हम देख लें तो 50 वर्ष तक वो केवल पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है, और 50 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति पढ़ने ही बैठ गया तो मुझे नहीं लगता कि वो राजा बनेगा, बल्कि राजा की जगह वो अध्यात्म को स्वीकार करके हिमालय की वादियों में चला जाएगा। तो पद्धति बहुत उबाऊ सिद्ध हो रही है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए था। 30-32 साल या 25 से 30 साल के बीच में ही क्लियर कर देना चाहिए कि कौन राजा बनेगा, क्योंकि जब राजा युवा होता है या एक अनुभव भी रखता है सारी चीज़ों, तो थोड़ा सही होता है, लेकिन 35 वर्ष तक ज़्यादा उबाऊ है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आती है इसकी जो आलोचना के रूप में, कि व्यक्ति को राज्य हित के लिए इसने बलिदान कर दिया, क्योंकि इसी सेंटेंस से आप देख सकते हैं कि इसमें फांसीवाद के भी गुण मिलते हैं, जो हमारे मुसोलिनी और हिटलर ने भी किया। हम आगे पढ़ेंगे फांसीवाद के टॉपिक में कि राज्य हित सबसे इम्पॉर्टेंट है। राज्य को नैतिक बनाना है, समाज को नैतिक बनाना है, उसके लिए चाहे आप व्यक्तियों की पर्सनल स्वतंत्रता, समानता, न्याय, व्यक्तित्व का विकास, इन सभी चीज़ों की अवहेलना कर दी, और इसीलिए लिखा गया है कि उसके स्वतंत्र विकास पर इसने बल नहीं दिया। यानी व्यक्ति को एक तरीके से क्या किया, एक वस्तु के रूप में युक्त कर लिया, इसलिए कि राज्य का हित सर्वोपरि है। और जितने भी आदर्शवादी होते हैं वो व्यक्तियों से ज़्यादा महत्व समाज को देते हैं, समुदाय को देते हैं, राज्य को देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्यक्ति के स्वतंत्र विकास को इग्नोर कर दें। और शायद प्लेटो ने अपनी पूरी रचना में ये सारी चीज़ें की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली एक आलोचना है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है कि शासक अच्छा ना बन पाए, या सैनिक अच्छा ना बन पाए, या उत्पादक वर्ग अच्छा ना बन पाए, तो क्या उसका विकास नहीं होना चाहिए इन तीनों वर्गों से अलग हटके? तो उसके स्वतंत्र विकास पर बल नहीं दिया गया है। ये सारी चीज़ें हमें लगती हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है प्लेटो का। अब डिपेंड करेगा कि अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप निष्कर्ष सकारात्मक लिखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आलोचना होने के बावजूद हम कहें कि नहीं, प्लेटो का सिद्धांत बहुत अच्छा नहीं है या शिक्षा प्रणाली बहुत ख़राब है।
तो आपके नंबर कटेंगे। आपको निष्कर्ष सामान्यतः भविष्यगामी लिखना होता है। जैसे मैंने एक विशेषता में बताया कि वर्तमान समस्याओं की समाधान भी देते हैं, तो ये भी आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। और प्लेटो जैसा आदर्शवादी विचारक जिसने नैतिकता की बात हमारे सामने रखी, और नैतिक विचार जो होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं, चाहे प्लेटो के युग की बात करें, चाहे आज महात्मा गांधी के युग की बात करें, क्योंकि सत्य बोलना, किसी व्यक्ति का अहित न करना, परोपकारी जीवन जीना, ये आज भी बने रहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी ने भी नैतिकता से संबंधित पूरा एक जीएस पेपर 4 ही शामिल किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष आपको सकारात्मक लिखना है और इसके विचारों को आपको ये दिखाना है कि पॉजिटिव वे में है। ऐसा नहीं है कि कुछ आलोचनाओं से हम इसकी विचारों को पूरा सिरे से खारिज कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्लेटो पे अगर शिक्षा प्रणाली से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसमें क्या क्या लिख सकते हैं। इस चीज़ को अगर हम नोटिस करें तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी होगी एक इंट्रो से, जिसमें फैक्ट देने होंगे लेकिन इसको सेंटेंस में पिरोना होगा। फिर उसमें शिक्षा के उद्देश्य आप बता सकते हैं 5 से 6 पॉइंट को। फिर शिक्षा के चरण बता सकते हैं, जो 3 चरण हैं उसमें। और साथ ही साथ आप उसके साथ आप उसमें क्या चीज़ कर सकते हैं कि शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में भी बता सकते हैं। और लास्ट में आलोचना ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर प्रश्न हमेशा समालोचनात्मक या आलोचनात्मक या मूल्यांकन करने की दृष्टि से पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी, तो आपको आलोचना भी आनी चाहिए। और यूजीसी नेट में भी इस कॉन्सेप्चुअल अगर आपके पास समझ है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आप प्रश्न जो है कि एलिमिनेट मेथड से या डायरेक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद आपको निष्कर्ष सकारात्मक लिखना है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो थी हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप कुछ और नया आइडियाज़ बताते हैं जो इसमें यूज करना चाहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक अगर आप रुके हैं तो वीडियो अगर पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बेल आइकन भी ऑन रहे, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। और अब ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी ताकि ऑप्शनल पेपर जो है कि आपका ख़राब ना हो। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हों जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल या यूजीसी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।